हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपनी पॉलिटी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड आई थिंक कि आज ये आपका लास्ट लेक्चर होगा प्रेसिडेंट के टॉपिक का। एंड इसके बाद आपका जो भी प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका होगा एंड आपको बस रिवीजन करने हैं एंड अल्टीमेटली अपने आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि प्रीलिम्स में ये जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, तो आप उसे भी सॉल्व करिए। बिकॉज जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वंस दिस टॉपिक गेट्स फिनिश्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, चाहे मेंस का हो चाहे वो आपके प्रीलिम्स का हो, स्टार्ट सॉल्विंग दैट। आपको और कोई पेपर लेने की जरूरत नहीं है, रिलाई करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड आपको यूपीएससी के लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए। क्योंकि जो उनके लैंग्वेज होते हैं, जब तक आप उनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आपको उनके लैंग्वेज पता नहीं चलेंगे, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देने की ज़रूरत होगी आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही देने की होनी चाहिए। चाहे आपका ऑप्शनल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ले या फिर आपके मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ किस बेसिस पर एंड किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको और आसानी होगी। इसलिए तो कहा जाता है एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो किस टॉपिक पर पूछ रही है, साथ ही साथ कितने डीप में पूछ रही है। एंड ऐसे में आपको जो टेस्ट पेपर होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट के, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे पाएंगे जो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके, एनालिसिस करके। वैसे भी एनालिसिस काफ़ी वेबसाइट के पर दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। मृणाल सर जी का भी एनालिसिस काफ़ी अच्छे से दिया रहता है, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एंड वंस दिस टॉपिक फिनिश्ड, काइंडली आंसर लिखिए आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रेसिडेंट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। हाँ, 15 अगस्त की आपको हार्दिक बधाई। एंड कहीं ना कहीं यही वो दिन है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और अल्टीमेटली आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, जिन्होंने हमें संविधान दिया, इतना ब्यूटीफुल संविधान हमें दिया है। सो आई थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल्स who have fight for our freedom and we are enjoying. तो फ्रेंड्स, we will continue our discussion from onwards. तो आज हमें वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में देखना है। क्या होता है ये वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? आपको पता है ना, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट हेड ऑफ द स्टेट, तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कि कोई बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, तो अल्टीमेटली ये लोकसभा में अगर पारित होती हैं, फिर राज्यसभा में पारित होंगी, तो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाती हैं। अब भाई साहब, हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ पावर तो उनके पास होनी चाहिए ना, कि वो कुछ डिसीजन ले सके। तो जो पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, सो दैट वो डिसीजन ले सके, उसी को कहते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेरिका में जो आपका प्रेसिडेंट के पास पावर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूके की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियली पावरफुल होते हैं। बट चूंकि हमारे देश में प्रेसिडेंट का भी पद है, तो उनको भी पावर दी जाती है। और बहुत सारे पावर हमने डिस्कस भी किए थे कल के लेक्चर सीरीज में। जैसे हमने आपको बताया था, जुडिशियल पावर है, आपका लेजिस्लेटिव पावर है, एंड आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, इमरजेंसी पावर है, ठीक है। एंड आज हम देखेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इमरजेंसी चैप्टर में आपको ये सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। नेशनल इमरजेंसी क्या है, स्टेट इमरजेंसी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप लाइक ज़रूर दबाएं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप हमारे हौसलों को और बुलंद करिए, शेयर करिए अपने वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे, ठीक है।
तो वीटो पावर की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं एज पर द आर्टिकल 111 कि अगर कोई बिल आता है तो उनके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो पहला ऑप्शन तो एज यूजुअल कि वो जो बिल आएगा प्रेसिडेंट उस पर सहमति जता दे यानी कि एसेंट कर दे यानी कि साइनिंग द बिल। एंड जब एक बार प्रेसिडेंट बिल पर साइन कर देंगे वो बेसिकली एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो है रिफ्यूज कर दे टू साइन द बिल, तो ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। एंड एक और ऑप्शन कि वो उस बिल को सेंड कर सकते हैं टू द पार्लियामेंट कि रिकंसिडरेशन करो इस बिल को बिकॉज इसमें हो सकता है कुछ दिक्कतें हो, ठीक है। तो इस प्रकार से रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। तो ये जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजने वाली बात होती है ना, इसी को हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और याद रखना है, वैसे हम डिस्कस भी करेंगे सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा ही नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना है, मनी बिल को नहीं भेजा जा सकता। एंड अगर हम बात करें कि वो जो 3 वीटो हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, एक है आपका एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है आपका सस्पेंसिव वीटो एंड तीसरा है आपका पॉकेट वीटो। तो जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो, नाम से पता चल रहा है, ये जो कीवर्ड आप पढ़िए, कीवर्ड में क्या पता चल रहा है, एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट रिजेक्शन कर देना, ठीक है। एंड ये जो कंप्लीट रिजेक्शन वाले वीटो है किस किस पर अप्लाई हो सकती है, तो ध्यान देना है आपको, मनी बिल पर अप्लाई हो सकती है। याद रखना मनी बिल पर या तो एसेंट दिया जा सकता है या फिर बेसिकली रिजेक्ट किया जा सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा ही नहीं जा सकता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो एब्सोल्यूट वीटो है जिसका मतलब है कंप्लीट रिजेक्शन, वो मनी बिल पर भी अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी बिल पर तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर बिल पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पर कभी भी ये तीनों के तीनों वीटो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ना ही एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई होता है, ना ही सस्पेंसिव वीटो अप्लाई होता है और ना ही पॉकेट वीटो अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आता है साइन के लिए तो ये मस्ट है कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो में हमने देख लिया कि मनी बिल पर भी अप्लाई हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल पर भी अप्लाई हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल पर भी अप्लाई हो सकता है। और कुछ एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जैसे पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल 1954 एंड ये एक्सरसाइज की गई थी। ये जो वीटो पावर है इट वाज एक्सरसाइज्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे। देख सकते हो ईयर 1954, ठीक है। तो ये बातें हो गई एंड उसके बाद चलते हैं हम सस्पेंसिव वीटो के ऊपर। सस्पेंसिव वीटो का क्या मतलब हुआ कि लेट्स से कि पार्लियामेंट जो है उसने बिल को पास कर दिया। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट का तो इसका मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा ने भी पास किया और लोकसभा के पास होने के बाद वो राज्यसभा में लेट्स से गया है तो राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लेकिन एसेंट के लिए कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो लेट्स से कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को पढ़ा, समझा सब कुछ और बेसिकली उसमें कुछ सुझाव दे रहे हैं कि इसमें कुछ ये बदलाव करो वो बदलाव करो, तो बेसिकली इसी को कहता है रिकंसिडरेशन करना, ठीक है। तो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास फिर से भेजा जा सकता है और पार्लियामेंट उस बिल पर फिर से सुझाव देख सकती है, प्रेसिडेंट ने जो भी सजेशन दिए हैं उस पर अमल कर सकती है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं कि वो जो सुझाव प्रेसिडेंट ने दिया है उसको बिल में वो डाल ही दिया जाएगा। यानी कि डाल दिया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी डाला जाता है और फिर से पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है बिल को, तो फिर इट इज़ मैंडेटरी कि एसेंट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सस्पेंसिव वीटो का पावर है इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर बिल्कुल नहीं, एज वेल एज मनी बिल पर बिल्कुल नहीं। ये मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या हो गया
कि सेंडिंग द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली ऑर्डिनरी बिल। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 जब लाई गई थी तो आपका रिकंसिडरेशन वाला सस्पेंसिव वीटो अप्लाई किया गया था। किसने एक्सरसाइज किया था? तो देख सकते हो 2006 के पीरियड में हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो इन्होंने एक्सरसाइज किया था, ठीक है। तो ये बातें हो गई। एंड जो तीसरा है वो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे, यानी कि ना ही बिल को साइन कर रहे हैं, यानी कि एसेंट दे रहे हैं, ना ही रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो प्रेसिडेंट है, संविधान ने कोई टाइम लिमिट नहीं सेट किया है कि जो बिल आएगा उनके पास एसेंट के लिए उनको एक पार्टिकुलर टाइम के भीतर भीतर एसेंट देने पड़ेंगे या फिर रिजेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा कोई टाइम पीरियड संविधान ने प्रेसिडेंट के लिए सेट नहीं किया है। तो यहीं से पावर निकलता है पॉकेट वीटो का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉकेट वीटो का मतलब नादर साइंस नॉर रिजेक्ट द बिल, एंड वो बेसिकली इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पेंडिंग रखते हैं अपने पास, बिकॉज संविधान ने कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है। तो यहाँ से आपका निकल जाता है पॉकेट वीटो, बिकॉज कोई संविधान ने टाइम लिमिट ही प्रिस्क्राइब नहीं की है, तो बेसिकली वो जब तक चाहे तब तक वो बिल अपने पास रख सकते हैं। एंड ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ही है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पर ही अप्लाई होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं होंगे, मनी बिल पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। और कभी ना कभी इसको अप्लाई किया गया है, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, और ये एक्सरसाइज किनके द्वारा किया गया था? प्रेसिडेंट जेल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों बातें हमने बता दिया। एक और वीटो पावर होता है जो इंडिया के प्रेसिडेंट एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं। वो होता है आपका बेसिकली वो होता है आपका क्वालिफाइड वीटो। तो बेसिकली क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा कि बेसिकली ये जो प्रोविजन होती है ना वो सिमिलर होती है सस्पेंसिव वीटो की तरह ही, कि प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे एंड पार्लियामेंट या फिर जो कांग्रेस है यूएस की बेसिकली उस पर रिकंसिडरेशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि क्वालिफाइड वीटो में क्या होगा कि भारत में तो चलो सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वो बिल फिर से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि भाई साहब हायर मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू पास दैट बिल जो प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजे हैं, ठीक है। लेकिन भारत में बेसिकली ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास होता है, जैसा आपका ऑर्डिनरी बिल पास होती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वालिफाइड वीटो सिमिलर टू द सस्पेंसिव वीटो, बट जो पार्लियामेंट पास करेंगी वो हायर मेजोरिटी से पास करेंगे। दैट्स वाई ये क्वालिफाइड वीटो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिंपल ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास हो जाती है। और आपको पता होगा कि सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मैंने आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, गो टू दैट प्लेलिस्ट ऑफ द पॉलिटी सेक्शन एंड क्लिक ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक, आपको वो सारे के सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या आपको पढ़ाई में आनंद आ रहा है? क्या आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है? अगर हाँ तो लाइक शेयर का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे, क्वालिटी वाले वीडियोज लाते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको देखना है। वैसे आपको ध्यान नहीं रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सरसाइज किसने किया था, ठीक है। बस आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखना है ना, तो अगर प्रेसिडेंशियल पावर के ऊपर आ गया टॉपिक तो आपको एग्जाम्पल लिख देना है। तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच हो जाएंगे, इसीलिए दिया गया है ना कि आप मेन प्रीलिम्स के लिए रटने के लिए बैठो। तो प्रीलिम्स में तो कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन हाँ मीन्स के लिए एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हो आप कि जब हम बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की वीटो पावर काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो मनी बिल है ना, मनी बिल पर बेसिकली सस्पेंसिव वीटो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ पॉकेट वीटो पर भी देख सकते हो मनी बिल बिल्कुल काम नहीं कर रही है।
एंड जो आपके एब्सोल्यूट वीटो है उसके अंतर्गत मनी बिल पर वो काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो देख लो, मनी बिल पर कोई वीटो जनरली नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। आप सोचोगे क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका फर्स्ट लॉजिक यही है कि बेसिकली जब पार्लियामेंट में मनी बिल को पेश किया जाता है ना, तो पहले से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन ले लिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इवन कि पार्लियामेंट से पास हो गई मनी बिल तो प्रेसिडेंट उस पर जनरली सहमति दिखा देते हैं, सहमति दे देते हैं, एसेंट दे देते हैं। दैट्स वाई मनी बिल के ऊपर कोई इशू नहीं आती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मनी बिल इज यूजुअली नॉट vetoed as it is first presented in the parliament with earlier president of India's permission। ठीक है, एंड ये देख सकते हो जो मैंने आपको बार बार बताया है, चीख चिल्लाकर बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नेवर बी वीटोड बिकॉज 24th अमेंडमेंट एक्ट संविधान में किया गया था। एंड इस अमेंडमेंट के तहत ये बाइंडिंग कर दी गई थी प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर सहमति देना ही होगा, इस पर कोई वीटो पावर इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो होप आपको ये जो इश्यू है वो क्लियर हो गई होगी। वीटो पावर जो प्रेसिडेंट का है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड सिमिलर वीटो पावर बेसिकली गवर्नर भी इंजॉय करते हैं, लेकिन गवर्नर के पास कुछ एक्स्ट्रा वीटो पावर होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो वीटो पावर है गवर्नर का वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बिकॉज उसमें गवर्नर को एक और शक्ति दी जाती है कि वो मैटर रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से बातें हो गई। और सस्पेंसिव वीटो में मैंने आपको बता दिया, इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि वो रिटर्न कर सकते हैं बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। और ये जो रिकंसिडरेशन वाला है ना, वो बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐड किया गया था। बिकॉज मैंने आपको बताया 24th CAA के माध्यम से सारे जो पावर है प्रेसिडेंट के वो तो छीन ही लिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर तो कुछ नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, उसने भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो बेसिकली जो मेंबर्स हैं उनको लगा कि भाई साहब सारे पावर अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के, तो बेसिकली जो एक प्रकार से पोजीशन है प्रेसिडेंट का वो तो कहीं ना कहीं इमेज उसका खराब होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो उनके पास भी तो कुछ पावर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई 44th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये जो आपका सस्पेंसिव वीटो वाला पावर है वो ऐड किया गया। ठीक है, और बाकी पढ़ लेना, इसमें तो और कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एंड मनी बिल के केस में भी मैंने आपको बताया है कि मनी बिल के केस में क्या है, प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर दे सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही प्रेयर रिकमेंडेशन ले लिया जाता है, प्रेयर परमिशन ले लिया जाता है प्रेसिडेंट का बाय द गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट है उनके पास जब ये मनी बिल जाती है तो उनको पास कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न कभी भी नहीं किया जा सकता फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है स्टेट लेजिस्लेशन पर, कुछ इसी प्रकार का वीटो पावर है जो हम पावर ऑफ गवर्नर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर के पास पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है बिल को जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से निकल कर आ रही है उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए। तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट के लिए जब रिजर्व करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर आ जाता है। ठीक है, कि उन बिल पर वो बेसिकली एक्शन ले, और क्या एक्शन लिया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे अपने गवर्नर के लेक्चर सीरीज में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ये लेक्चर आपको समझाने में ज़्यादा समय लगा, बट आई थिंक कि इतना टाइम तो रिक्वायर्ड है ही, सो दैट आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आर्टिकल 111। ठीक है, इट डील्स विद द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमने सब आपको बताया है। चलिए हम चलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है,
डिस्क्रिशनरी, जैसे हम आपको बोले कि आपके पास मैंने डिस्क्रिशनरी पावर दिया कि आप दुकान में जाओ, जो भी आप कुछ खरीदना चाहो खरीद सकते हो, तो आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर मिल गई। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो यानी कि प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसे पावर होंगे जहां पर वो खुद से विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस वहां पर वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं डिस्क्रिशनरी पावर के, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर, एक है आपका सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास है ही नहीं, संविधान ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है ना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को दी गई है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर दी ही नहीं गई है, जबकि सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है बेस्ड ऑन सर्टेन सिचुएशन, वो क्या सिचुएशन हो सकता है हम देखेंगे, वहां पर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय करेगा। ठीक है, यानी कि विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस। और जबकि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है एंड कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है। इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो वाइडर है एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो कहा गवर्नर के पास सिचुएशनल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर दोनों आ जाते हैं। एंड जो आपके गवर्नर है, क्या मैं उल्टा बोल दिया क्या, ध्यान रखना है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट है उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है एंड जो गवर्नर है उनके पास सिचुएशनल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर दोनों है। दैट्स वाई गवर्नर हैव द वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। तो ठीक है, मेरी लाइन आप समझ गए होंगे। अगर मैंने कोई गलत बातें रिपीट कर दिए तो आप उसको फिर से क्लियर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बातें हो गई। साथ ही साथ देख सकते हो क्या वो सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो पहली बात तो ये कि लेट्स से कि इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ठीक है, एंड कोई भी सिंगल पार्टी ने मेजोरिटी नहीं लेकर आया। ठीक है, और आपको पता है इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है तो वोट बढ़ जाते हैं, सीट्स बढ़ जाते हैं। डेट्स वाई लेट्स से कैसी सिचुएशन आ गई कोलिशन वाली। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंगल पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी नहीं लेकर आया है, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को जो इलेक्शन में खड़ा हुए थे कैंडिडेट और जीते हैं, तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और उनको बोलेंगे कि आप अपनी मेजोरिटी साबित करिए। ऐसा हम देखते भी हैं, बहुत सारे इलेक्शन के दौरान ये हुआ है। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। बिकॉज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तभी तक टिकेंगे जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहा है लोकसभा में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लेट से कि लोकसभा में वो अपनी कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर सका, या फिर यूँ कह सकते हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस प्रेसिडेंट कर देंगे। तो ये भी आपका सिचुएशनल डिस्क्रिशन के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी देख लो कि लोकसभा का डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी जो मेजोरिटी है वो लॉस्ट कर दी है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें, होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि कोई बड़ी बात तो नहीं है समझने की, छोटी छोटी बातें हैं, आप आराम से इसको समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो 20 मिनट हो चुके हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, यू कैन ड्रिंक वाटर एंड कुछ फल फ्रूट खा लो, सो दैट रिलैक्स माइंड से फिर से आप पढ़ने के लिए आओ एंड अल्टीमेटली तब फिर से लेक्चर देखो, तब और आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सो गो एंड ड्रिंक वाटर एंड वी विल कंटिन्यू द लेक्चर सीरीज। तो चलिए अब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होते हैं,
प्रेसिडेंट के पास तो होते ही होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। तो 1 2 3 गो करके जैसे होता है ना, 1 2 3 गो हम कहते हैं, उसी प्रकार से 1 2 3 गो और प्रेसिडेंट बेसिकली ऑर्डिनेंस बना डालते हैं। इस प्रकार से लिंक कर सकते हो। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है? देखो, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा और आप देखते ही हो। आप हमें बताओ, क्या 365 के 365 दिन पार्लियामेंट सेशन में रहती है? तो आपका जवाब होगा नहीं रहती है। ठीक है। आप बजट सेशन सुनते होगे, मॉनसून सेशन सुनते होगे, विंटर सेशन सुनते होगे। तो बेसिकली इन्हीं सब सेशन में पार्लियामेंट एक्टिव रहती है। इसी सब सेशन में बेसिकली वो बिल लेकर आती हैं, बिल पास करवाती हैं। तो ये सब आप जनरल प्रिंट देखते होगे। अभी फिलहाल कौन सा सेशन चल रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आपको क्लियर हो जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। तो वही बात है कि जब तक पार्लियामेंट सेशन में, चलो ठीक है कि वहाँ पर बिल पास हो सकते हैं, बिल पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन व्हाट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब सेशन में ना हो तब क्या हो सकता है? कोई ऐसी बिल लानी पड़ जाए जो काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है कि उसको पास करवाना ही है। तो ऐसे स्थिति में कुछ ना कुछ तो पावर होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो तरीके होने चाहिए, सो दैट उन इम्पोर्टेंट बिल्स या फिर प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो टेम्पोररी पीरियड के लिए ही क्यों ना हो। तो उसके लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड पता चला कि ऑर्डिनेंस का जो कंसेप्ट है उसके लाने के पीछे क्या वजह है। तो यही वजह है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देख सकते हो आर्टिकल 1 2 3 इम्पावर्स द प्रेसिडेंट की वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कीवर्ड याद रखना, रिसेस का मतलब क्या होता है? व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो उसी को कहते हैं रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड ये ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? टू डील विथ एनी अनफोर्सीन या फिर अर्जेंट मैटर्स। एंड ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना, एक बार लेट से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को पारित करते हैं तो ऑर्डिनेंस का सेम फोर्स, सेम इफेक्ट रहेगा जस्ट लाइक एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि कोई लॉ पार्लियामेंट की तरफ से पास की जाती है, उसी प्रकार से लेट से कि कोई ऑर्डिनेंस बनाया जाता है तो दोनों का सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट होगा। बट एक ही चीज वेरी करेगी, वो है आपका टाइम। टाइम कैसे? बिकॉज ये जो ऑर्डिनेंस है वो टेम्पोररी नेचर का है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ एंड 6 वीक हो सकती है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट ने इस ऑर्डिनेंस को अपने हाउस से अप्रूव नहीं किया तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर अप्रूव कर दिया तो ये फिर जो ऑर्डिनेंस है वो पास हो जाएगी और अल्टीमेटली कंटिन्यू रहेंगी। तो ये चीज़ें होती है, ये अंतर है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का। यानी कि ये ऑर्डिनेंस अपने मन मर्जी से इशू नहीं कर सकते। तो किसके सहयोग से इशू करेंगे? यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम, वो बेसिकली एडवाइस देंगे कि हाँ इस मैटर पर ऑर्डिनेंस बनाना है, आप इस पर सहमति दो। तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। एंड इसका मतलब क्या हुआ? ही कैन प्रोमुलगेट या फिर ही कैन विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। एंड एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डिनेंस है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आज ये ऑर्डिनेंस पारित की गई है, ठीक है, लेकिन उसका जो इन्फोर्सेबिलिटी है ना प्रीवियस डेट से भी लगाया जा सकता है कि भले ही लॉ मैंने आज पास किया लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है हमने 2 साल पहले से ही लगवा दिया। तो इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि इन्फोर्सेबल फ्रॉम प्रीवियस डेट या फिर बैक डेट। तो ये भी ध्यान रखनी है कि ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। एंड
जो ऑर्डिनेंस है इट कैन मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कोई अनदर ऑर्डिनेंस को मॉडिफाई या फिर रिपील कर सकती है। साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस है इट कैन ऑल्सो अल्टर और अमेंड टैक्स लॉ, ये भी हो सकती है। एंड ये ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई हैं प्रेसिडेंट को, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यानी कि हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से चाहेंगे कि संविधान का संशोधन कर दे तो ये संभव नहीं होगा, बिकॉज संविधान हमें ये अधिकार नहीं देता कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम संविधान को ही अमेंड कर दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की हमने बात कर ली। अब चलते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग दी गई है। यानी कि अब ऑर्डिनेंस की पावर दी गई तो इसका मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट है कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकती है क्या? नहीं। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के पास रेस्ट्रिक्शन है कोई लॉ बनाने के लिए कि वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, तो उसी प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस पर भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हम डिस्कस करने वाले एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जैसे हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो नॉर्मल सिचुएशन में किन किन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, आप हमें बताओ। तो यूनियन लिस्ट पर बना सकती है, बिल्कुल। कंकरेंट लिस्ट पर बना सकती है, बिल्कुल। रेसिडरी लिस्ट पर भी बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में क्या वो स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑर्डिनेंस पर भी अगर पास करवाना हो, ऑर्डिनेंस को भी अगर लाना हो तो कंकरेंट लिस्ट पर बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो यूनियन लिस्ट है उस पर बना सकते हैं, साथ ही साथ रेसिडरी लिस्ट पर बना सकते हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट पर नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लिस्ट पर भी ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि जो ऑर्डिनेंस है उसको इश्यू किया जा सकता है ओनली ऑन दो सब्जेक्ट जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं। तो ये तो बात है ही, बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग जो पावर है उसको तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना, वो जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसी के दायरे में रहकर काम करेंगे। तो ये बात हो गई यहाँ पर। साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस है इट इज सब्जेक्टेड टू द सेम लिमिटेशन जस्ट लाइक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं कि ऑर्डिनेंस का पावर मिला है तो कुछ एक्स्ट्रा ही सुपर पावर मिल जाएंगे पार्लियामेंट को, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इट विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही साथ जो ऑर्डिनेंस है ना, जो भी ऑर्डिनेंस लेट से पारित की गई है उसको दोनों सदनों के सामने रखना पड़ेगा, या फिर लेट से कि गवर्नर ने बेसिकली ऑर्डिनेंस पारित किया था तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड अगर विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली ऑफ द हाउस अगर वो पास नहीं होता है तो अल्टीमेटली वो जो ऑर्डिनेंस है वो एग्जिस्ट करना ही बंद हो जाएगा। इसको सिंपल सा लॉजिक से समझिए कि लेट से कि बेसिकली आज हमने ऑर्डिनेंस इशू किया तो बेसिकली लेट से कि 6 महीने के बाद जो पार्लियामेंट है वो रिज्यूम होता है। तो फिर जिस दिन पार्लियामेंट रिज्यूम हुआ उससे ठीक 6 हफ्ते का समय रहता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनेंस को हाउस में लेकर आए, ठीक है, और हाउस से पारित करवाए। एंड अगर विद इन दिस टाइम फ्रेम पारित नहीं करवाया जाता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट बेसिकली इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं चाहती, तो अल्टीमेटली वो जो आपका ऑर्डिनेंस है वो एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, ठीक है। यही सिमिलर कंसेप्ट आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट मैक्स जो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी क्या हो गई, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, बिकॉज हाउस जब रीअसेंबल होगा तो उसके बाद भी 6 सप्ताह का समय दिया गया है, इसलिए मैक्सिमम वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक का हो जाता है और इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस जिसके कारण आपने ऑर्डिनेंस लाया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, इसमें तो कोई लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सब कुछ बातें हमने देखा है। ऑर्डिनेंस का टॉपिक भी आपको खत्म हो गया है। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एक एक बातें मैंने आपको बताई है। तो क्या आपको लेक्चर सीरीज सुनने में आनंद आ रहा है? क्या आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही है? तो जल्दी से लाइक शेयर का कमेंट बटन दबाइए और अल्टीमेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए, ठीक है। एंड चलिए हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली एक मैटर आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस से रिगार्डिंग एक जजमेंट दिया था। और कौन से केस में? कूपर केस 1970 में ये जजमेंट आया था। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि संविधान ने एक लिमिटेशन लगा कर रखा है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। क्या है वो लिमिटेशन? तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आप देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बनाएंगे ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाई। कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण ये जो आपका कूपर केस का चर्चा होगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाई, कि जो सर्कमस्टांसेस है वो इनफ है कि हम ऑर्डिनेंस बनाने पर मजबूर है। तो बेसिकली ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण हमें ऑर्डिनेंस पारित करना बनाना जरूरी है, तो ये सेटिस्फेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। और ये बात आई थी कूपर केस 1970 में। तो यहाँ पर देख सकते हो, इन द कूपर केस 1970 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन ए कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, की जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का वो मालाफाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो जस्टिशिएबल है विथ रिगार्डिंग टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग। तो ये ध्यान रखनी है आपको, यहाँ से ऊपर केस के बारे में ध्यान रखनी है। कहीं पर आप कोट कर सकते हो अगर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और साथ ही साथ ये बात तो है कि जो ऑर्डिनेंस है वो कोई भी फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकते जो संविधान ने दिए। तो आज हम संविधान को तो अमेंड ही नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो ये सब बातें हैं, जनरल चीज़ें हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। अब चलेंगे हम पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 72 के तहत दी गई है, ठीक है। चलो इसको सिंपल भाषा से हम समझने का प्रयास करते। लेट्स से कि आपके घर में कोई बच्चे हैं और अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो आप उसको माफ करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब एक एक गलतियां पर आप उसको मारने पीटने लगते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेसिकली आप माफ कर देते हो, चलो बच्चा है भाई साहब माफ कर दिया। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट की नज़रों में हम लोग एक सिटीजन ही है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लेट्स से कि कुछ गलतियां हुई, कुछ कन्विक्शन हुआ, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, माफ कर सकते हैं। जो सेंटेंस है, जो टर्म ऑफ सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई डेथ पेनल्टी जजमेंट के माध्यम से आई है तो उस डेथ पेनल्टी को खारिज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से सिटीजन को मौका मिल जाता है कि हाँ अगर हम कन्विक्टेड है तो प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं एक बार पार्डन कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के हाथ में भी है और गवर्नर के हाथ में भी है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पार्डनिंग पावर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बार बार इसलिए बताते रहता हूँ क्योंकि ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको लेते के बताता हूँ ना, इससे आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप नोट्स पढ़ रहे हो, लिंक नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे घर के एग्जाम्पल्स ले लेके मैं आपको समझाता हूँ सो दैट आप क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लो, आप लिंक कर सको कि हाँ भाई साहब क्यों पार्डनिंग पावर का कंसेप्ट लाया गया होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है। और फॉर प्रीलिम्स पर्पज या फिर मेंस आंसर राइटिंग भी करते हो तो ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल कोट कर पाते हो इट इज़ वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्डनिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट का वो है आर्टिकल 72 के तहत। उसी प्रकार से गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है जो डील करता है आर्टिकल 161 के तहत। ये सब कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए भी याद रख सकते हो आर्टिकल्स को। तो बेसिकली आर्टिकल 72 के तहत जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा कर देना, तो जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट,
कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। या फिर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन जो कन्विक्ट की गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कन्विक्ट वर्सेस एक्यूज का मतलब क्या होता है? कन्विक्टेड मतलब क्या कि बेसिकली उनके ऊपर जो भी अपराध लगे हुए थे वो साबित हो गए, उनको सजा मिल गई। एक्यूज मतलब क्या? जो भी उनके ऊपर अपराध लगे हुए वो अभी साबित नहीं हुई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कन्विक्शन एंड एक्यूज, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते चलते मैं दूसरी जगह भटक गया था। तो हाँ, कि अगर लेट से कि डेथ सेंटेंस भी है तो डेथ सेंटेंस पर भी वो पार्डन कर सकते हैं। और ये जो डेथ सेंटेंस वाली बात है ना, ये एक्सक्लूसिव पावर है आपका प्रेसिडेंट का। गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को रिड्यूस करने की कोई पावर नहीं है, जो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज हिज पार्डनिंग पावर, कब यूज कर सकते। तो देख सकते हो यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। इसी प्रकार से आप मेन सेंटर राइटिंग में लिख सकते हो कि हाँ भाई साहब 3 कंडीशन है एंड यहाँ पर पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट इंजॉय कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर में क्या क्या है वो हम देखेंगे, ऐसा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तो पार्डन है, एक कम्यूटेशन है, एक आपका रेमिशन है, जो भारी भारी भरकम भरकम शब्द अभी हम सुन रहे थे ना यहाँ पर, कहा गया भाई साहब। हाँ, इसको अभी हम धारा सही करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये सब भारी भारी शब्द लग रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं, खाली है ये अंदर से, ठीक है। तो देख सकते हो व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज हिज पार्डनिंग पावर, कब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 केसेस ध्यान रखना है आपको। क्लियर से कि जब प्रेसिडेंट कोई पनिशमेंट का केस कंसिडर कर रही है अगेंस्ट ए पर्सन जो ऑफेंस क्राइम किया है अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, है ना, यूनियन लॉ के खिलाफ उन्होंने कोई क्राइम लेट से की कर दी है, उसमें वो कन्विक्टेड हो गए, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट अपना पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं। या फिर लेट से कि जो कोर्ट मार्शल है या फिर मिलिट्री कोर्ट है उसके तरफ से कोई पनिशमेंट दिया गया हो, तो भी जो प्रेसिडेंट है वो पार्डनिंग पावर यूज कर सकती है। या फिर जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसने डेथ सेंटेंस दे दिया हो किसी व्यक्ति को, तो भी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट यूज कर सकती है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो आपका आर्टिकल 72 के तहत जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है वो कहीं ना कहीं वाइडर है एज कम्पेयर टू द पार्डनिंग पावर जो गवर्नर को दिया गया है अंडर आर्टिकल 161। क्यों? बिकॉज ये जो आप देख सकते हो ऑप्शन 2 एंड 3 ये एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के ही पास है, ठीक है। ये पावर गवर्नर एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे डेथ सेंटेंस पर कोई भी रोक गवर्नर नहीं लगा सकते, ठीक है। या फिर कोर्ट मार्शल या फिर मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है किसी व्यक्ति को, तो उस पर भी जो गवर्नर है वो कोई सजा को कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए वाइडर हो जाती है। तो जब गवर्नर के टॉपिक में हम आएंगे तो उसको और अच्छे से डील करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन को भेजो, टेंशन लेने के लिए ये हमारा उल्टा पुराना डायलॉग है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब क्या क्या पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास उपलब्ध है। तो पहली बात तो ये पार्डन। पार्डन का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब जो भी कोर्ट ने सजा दी है, कन्विक्शन दिया है, 5 साल 10 साल जो भी सजा दी है सबको माफ कर दो, समझ में आया? यानी कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, सब कुछ माफ, है ना। तो पार्डन मतलब क्या? सब कुछ माफ, सेंटेंस माफ, कन्विक्शन माफ, ठीक है, कोई चार्जेस भी नहीं, सब हटा दो। तो ये हो गया पार्डन। लेकिन कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? कम्यूटेशन का मतलब सिंपली ये हुआ कि लेट से किसी व्यक्ति को काफ़ी हैवी पनिशमेंट मिला है, तो बेसिकली उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। यानी कि लेट से कि डेथ सेंटेंस दिया गया हो किसी व्यक्ति को कन्विक्शन के तहत, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत डाल सकते हैं कि भाई साहब डेथ सेंटेंस में तो वो जिंदा रहेगा ही नहीं, लेकिन हाँ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लेट से 10 साल का दे दिया, 7-8 साल का दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू ए लाइटर फॉर्म। तो ये होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी कि सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच इज जनरली हेवियर वन टू ए लाइटर फॉर्म। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस का पीरियड है उसको कम कर देना विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर।
यानी कि लेट्स से कि कैरेक्टर का मतलब क्या, अब कोई व्यक्ति ने चोरी किया है, उसको लेट्स से कि 8 साल की सज़ा मिली है, तो रिमिशन के अंतर्गत क्या होगा कि रहेगा तो वो चोर ही, चोर का ही टैग उसको मिला हुआ रहेगा, लेकिन हाँ 8 साल के बदले उसको 6 साल की सज़ा मिल सकती है। या फिर देख सकते हो, ए सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रेमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। या फिर इसी को सिंपल शब्दों में मैंने आपको चोर का एग्जाम्पल लेकर बताया है। तो ये हो गया रेमिशन। उसी प्रकार से रिस्पाइट, रिस्पाइट में बात ये होती है कि यहाँ पर भी हम लेशर सेंटेंस ही एलोकेट करवाते हैं इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अबॉर्डेड, यानी कि ओरिजिनली लेट से कि 10 साल का सेंटेंस दिया गया एंड अल्टीमेटली रिस्पाइट के तहत हमने उसको 7-8 साल का सजा दे दिया, यानी कि कम कर दिया सेंटेंस को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पेशल फैक्ट के ही कारण जो सजा है उसे कम किए जाएंगे। जैसे वो व्यक्ति हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटी फेस कर रहा हो, या फिर प्रेगनेंसी ऑफ ए वोमेन ऑफेंडर। तो इस प्रकार का जो स्पेशल फैक्ट है उसके कारण सेंटेंस को कम किया जा रहा है। ठीक है, तो होप आपको रिस्पाइट और रेमिशन में अंतर पड़ रहा होगा, कम्यूटेशन में अंतर पड़ रहा होगा। ठीक है, तो कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट तीनों सिमिलर लग रहे होंगे आपको सुनने में, बट मेक श्योर कि इसके डिस्टिंक्शन आपको पता हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ रिप्राइव, रिप्राइव का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है ना उस पर ही रोक लगा देना। जनरली ये तब यूज किया जाता है जब जुडिशरी डेथ सेंटेंस देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेट्स से कि जुडिशरी ने डेथ सेंटेंस दे दिया, अब अगले ही दिन उसको डेथ सेंटेंस देना है, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रेसिडेंट के पास कैसे अप्रोच करेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो रिप्राइव ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है और जो एग्जीक्यूशन है सेंटेंस का उस पर रोक लगा सकती है टेम्पोररी पीरियड के लिए। और इस बीच में जो व्यक्ति है, जो कन्विक्ट पर्सन है, वो पार्डन या फिर कम्यूटेशन वाला जो फीचर है वो एंजॉय कर सकता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो ये सब कुछ बातें, तो होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो प्रेसिडेंट का लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स क्वेश्चन। आप हमें बताओ आपको कैसा लगा हमारा ये जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है, क्या आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो गई, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल बी गिविंग द आंसर टू यू। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब हम बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी के लेक्चर सीरीज है उससे रिज्यूम करेंगे एंड 4-5 दिन तक वो इंडियन सोसाइटी का लेक्चर चलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना कार्य करते रहना है। स्लोली एंड स्लोली विल win the race, as we always quote this theory। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेक श्योर कि आपको शेयर करते रहनी है वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच।